विजय माल्या एक ऐसा नाम जिसे इंडिया में कोई जानता नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज हिंदुस्तान में भले ही विजय माल्या को भगोड़ा कहा जाता होगा, लेकिन ये बात भी सच है कि अगर अपने मुश्किल वक्त में माल्या ने कहीं सही फैसले लिए होते तो आज अंबानी अदानी के साथ ही माल्या यह नाम भी बड़ी अदब से लिया जाता। हम अगर विजय माल्या की लाइफ के कुछ गलत पलों से आगे बढ़े तो हमें पता चलता है कि विजय माल्या का बिजनेस करियर कितना बेहतरीन रहा होगा। अब आज की इस वीडियो में हम आपको विजय माल्या की इसी राइज एंड फॉल की स्टोरी को बताने वाले हैं। विजय माल्या का जन्म एक अमीर फैमिली में हुआ। उनके पिता विट्ठल माल्या एक बहुत होशियार बिजनेसमैन रहे जो लार्ज अमाउंट ऑफ स्टॉक्स को एक्वायर कर यूनाइटेड ब्रेवरीज के चेयरमैन बने, जो ग्रुप लिकर इंडस्ट्री में काम करता था। अपने कार्यकाल में उन्होंने कई नामचीन लिकर कंपनीज को एक्वायर कर यूनाइटेड ब्रेवरीज को बहुत बड़ा बनाया। विजय माल्या को बिजनेस की समझ और अपने स्वभाव में रहा इंटेलिजेंस एंड शार्पनेस अपने पिता से विरासत में मिला होगा, इसमें कोई शक नहीं कर सकता। लेकिन विट्ठल माल्या जितना खुद को मीडिया से बचाने की कोशिश करते, उसके विपरीत विजय माल्या हमेशा मीडिया में बने रहना पसंद करते। इसी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के साथ जीने वाला विजय माल्या 1982 में कार रेसिंग इवेंट ग्रैंड प्रिक्स ट्रॉफी को हासिल कर नेशनल चैंपियन बनता है। साल 1983 में विट्ठल माल्या की अचानक हार्ट अटैक के कारण डेथ होती है, जिसके चलते सिर्फ 28 साल के विजय माल्या को यूनाइटेड ब्रेवरीज ग्रुप का चेयरमैन बनाया जाता है। इसी दौर माल्या की फ्री माइंडेड सोच और कम उम्र के कारण बहुत लोगों ने सवाल उठाने की कोशिश की, लेकिन दिन के 16-16 घंटे काम कर विजय माल्या अपने यूबी ग्रुप को आगे बढ़ाता रहा। इसी के चलते 15 सालों में यानी साल 1999 तक यूबी ग्रुप अराउंड द वर्ल्ड 60 कंपनियों को ओन करता, तो उनका एनुअल टर्नओवर भी लगभग 64% से बढ़ जाता है। यूबी ग्रुप के इस सक्सेस में सबसे बड़ा हिस्सा था विजय माल्या ने स्टार्ट की किंगफिशर बियर का। किंगफिशर यह ब्रांड दिन ब दिन इतना बड़ा हो जाता है कि किंगफिशर बियर को दुनिया के 52 देशों में बेचा जाता है। और यही दौर था कि विजय माल्या कई बुलंदियों को हासिल कर चुका था, जिसके चलते माल्या ने फार्मूला 1 रेसिंग की एक टीम खरीद ली थी, जिसे किसी भी भारतीय ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो आगे माल्या आईपीएल की आरसीबी टीम को भी खरीद लेता है। इसी चकाचौंध दुनिया को अपने आसपास रखने के चलते विजय माल्या कई बॉलीवुड मैगजीन को अक्वायर करता है, तो किंगफिशर कैलेंडर के लिए कई महंगे सेलिब्रिटीज और मॉडल्स के साथ भी फोटोशूट करवाता। I fool around with a Porsche and a Maserati occasionally. And the Rolls If that's Royces. called flamboyance, I mean... That's called style. All right, style or flamboyance, whatever you may say. बढ़ते बिजनेस में अपने कनेक्शंस को रिलेवेंट रखने के लिए विजय माल्या इंडियन पॉलिटिक्स में भी एंटर करता है। साल 2002 से 2008 तक जनता दल एंड कांग्रेस की मदद से, तो साल 2010 से 2016 तक जनता दल और बीजेपी की मदद से राज्यसभा की सीट पाता है। विजय माल्या अपने किंगफिशर ब्रांड को किसी भी प्रोडक्ट के लिए नहीं, तो बल्कि उसके प्रीमियम फीचर्स के लिए जाना जाए, इसलिए हमेशा कोशिश करता रहता। इसी वजह से किंगफिशर को किंग ऑफ गुड टाइम्स कहा जाने लगा। लेकिन विजय माल्या की अपने किंगफिशर ब्रांड के लिए सोच कहो या विजन, लेकिन बहुत बड़ा था। वो किसी भी हाल में अपने आप को सीमित रखना नहीं चाहता था। इसी के चलते विजय माल्या एयरलाइंस इंडस्ट्री में अपना हाथ डालता है और यही से शुरुआत होती है विजय माल्या के एम्पायर के फॉल डाउन की। आज तक विजय माल्या अल्कोहल इंडस्ट्री में किंगफिशर ब्रांड के साथ प्रीमियम सर्विस प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन विजय माल्या का किंगफिशर के लिए विजन बहुत बड़ा था। इसी ब्रांड के साथ विजय माल्या हिंदुस्तान की मिडिल क्लास को मिनिमम प्राइस के साथ लग्जरियस एयरलाइंस एक्सपीरियंस देना चाहता था। इसलिए साल 2005 में विजय माल्या किंगफिशर एयरलाइंस को स्टार्ट करता है, जिसमें माल्या इंडियन पब्लिक को चीपर प्राइस में सीट बुकिंग, गुड फूड एंड कंफर्ट सीटिंग जैसे अनुभव देने लगा। तो दूसरी ओर आज तक साड़ी में दिखने वाली सारी एयर होस्टेस मिनी स्कर्ट में दिखने लगी। माल्या डायरेक्ट कस्टमर पर फोकस कर उनसे सजेशन और फीडबैक मांग उन पर काम करता रहा। वो दिन था कि विजय माल्या ने इंडियन एयरलाइंस सेक्टर को जीरो से हीरो बना दिया था। सारी एयरलाइंस माल्या की इस बढ़ते ग्रोथ को देख रही थी, लेकिन विजय माल्या अपने ब्रांड किंगफिशर के विजन को लेकर बहुत एम्बिशियस हो चुका था। इसी एम्बिशन के कारण विजय माल्या किंगफिशर एयरलाइंस के लिए कुछ बड़े फैसले लेता है, जिसमें से एक था फोकस ऑन प्रीमियम कस्टमर, तो दूसरा फैसला था विदाउट एक्सपीरियंस इंटरनेशनल एयरलाइंस मार्केट में पाव रखना। साल 2005 माल्या आज दुनिया में सबसे ज्यादा लिकर प्रोड्यूस करने वाला शख्स बन गया था। ऑन अदर हैंड विजय माल्या किंगफिशर एयरलाइंस मार्केट को प्रीमियम कस्टमर पर फोकस करने के लिए एयरबस एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से कई महंगे एरोप्लेन खरीद लेता है, और इस परचेस को फंडिंग करने के लिए वो इंडियन बैंक से बड़ी अमाउंट रेज करता है। विजय माल्या डोमेस्टिक एयरलाइंस मार्केट में बोथ लो प्राइस एंड हाई प्राइस प्रीमियम एयरक्राफ्ट उतारकर इंडियन मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर बन जाता है। तो आगे चल के किंगफिशर अपने एयरलाइंस ऑपरेशन का एक्सपेंशन करने हेतु इंटरनेशनल एयरलाइंस मार्केट में एंटर करने की कोशिश स्टार्ट करता है।
लेकिन किसी भी न्यू एयरलाइंस कंपनी को इंटरनेशनल मार्केट में उतरने के लिए इंटरनेशनल गाइडलाइंस अनुसार डोमेस्टिक मार्केट में मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस जरूरी होता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए विजय माल्या साल 2007 में इंडियन मार्केट से पैसा उठाकर अनदर इंडियन एयरलाइंस कंपनी एयर डेक्कन को एक्वायर करता है, जिसके कारण किंगफिशर एयरलाइंस अब दुनिया के कई देशों में उड़ान लेना स्टार्ट करती है। लेकिन साल 2008 में आई इकोनॉमिक क्राइसिस ने दुनिया के सारे इकोनॉमीज को कमजोर कर दिया, जिसका बड़ा इम्पैक्ट एविएशन इंडस्ट्री में देखने मिला। इस इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण ऑयल की प्राइसेस बढ़ने लगी, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट किंगफिशर को भी अपने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ऑपरेशंस में सहना पड़ा। एयर डेक्कन के एक्विजिशन के कारण किंगफिशर साल 2007 से साल 2010 तक हमेशा बहुत बड़े लॉसेस रिपोर्ट करती रही, बट स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कनेक्शन के चलते माल्या अपने एयरलाइंस ऑपरेशन को कंटिन्यू रनिंग मोड में रख फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को एक्सपेक्ट करता रहा। लेकिन हद तब हो गई जब कुछ किंगफिशर एम्प्लॉय अपने सैलरीज के लिए रास्ते पर उतरकर स्ट्राइक करने लगे। इसके बाद मार्केट में किंगफिशर पर कई रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं, जिनके अकॉर्डिंग किंगफिशर एयरलाइंस बहुत बड़े डेट में फंस चुकी थी, जिसके चलते किंगफिशर के पास डे टू डे ऑपरेशन का भी पैसा नहीं बचा था। तो साल 2011 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किंगफिशर के कुछ अकाउंट फ्रीज कर देती है। 20 अक्टूबर 2012 को इंडियन गवर्नमेंट किंगफिशर एयरलाइंस का लाइसेंस सस्पेंड करती है, जिसके कारण किंगफिशर एयरलाइंस को अपना एयरलाइंस ऑपरेशन बंद करना पड़ता है। अब तक हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि किंगफिशर के सारे एम्प्लॉय सड़क पर उतर चुके थे। लेकिन बेशर्मी की हद तब पार हुई जब इन सारी प्रॉब्लम्स में भी विजय माल्या अपने 60th बर्थडे के लिए बहुत बड़ी पार्टी का सेलिब्रेशन अरेंज करता है, जिसमें कई हॉलीवुड सिंगर्स को इनवाइट किया जाता है और उस पार्टी में करोड़ों पैसा बहाया जाता है। इसके बाद सीबीआई और आईटी जैसी इंडियन एजेंसीज की कड़ी जांच विजय माल्या के खिलाफ शुरू हो जाती है। 2 मार्च 2016 को 13 इंडियन बैंक इंडियन गवर्नमेंट के पास जाके विजय माल्या के पास पेंडिंग 9,000 करोड़ की रिकवरी की रिक्वेस्ट करती है। 2 मई 2016 को करंट राज्यसभा मेंबर विजय माल्या अपने पोस्ट का इस्तीफा सबमिट करता है। इसी टाइम राज्यसभा एथिक्स पैनल भी विजय माल्या को राज्यसभा मेंबर पद से हटाने की और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रिवोक करने की तैयारी करता है। लेकिन ड्यूरिंग द सेम टाइम विजय माल्या अपने पॉलिटिकल कनेक्शन के हेल्प के साथ पहले ही इंडिया छोड़ यूके भाग चुका होता है। इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट विजय माल्या के इंडिया में कई एसेट फ्रीज कर देती है और माल्या को यूके से इंडिया लाने के लिए यूके गवर्नमेंट से बातचीत शुरू करती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार साल 2020 में विजय माल्या 90 बिलियन प्रिंसिपल अमाउंट के अगेंस्ट 140 बिलियन देने की सेटलमेंट ऑफर रखता है, लेकिन ये ऑफर इंडियन बैंकर्स द्वारा रिजेक्ट की जाती है। इन सारी चीजों से हम विजय माल्या के फ्रॉड में होने वाला पॉलिटिकल कनेक्शन को समझ सकते हैं। अब इस सेटलमेंट में मिलने वाला पैसा ऑब्वियसली इंडियन बैंक्स का कंप्लीट लॉस तो भर नहीं सकता, लेकिन इंडियन बैंक में होने वाला टैक्स पेयर्स का मनी कुछ अमाउंट में बचाया जा सकता था। लेकिन अब हमें देखना होगा कि इंडियन गवर्नमेंट इंडियन टैक्स पेयर्स का मनी अब विजय माल्या से कैसे निकलवाती है और किसी और स्कैम की तरह ये लॉसेस भी टैक्स पेयर्स के जेबों से ही रिकवर किया जाता है।